दिस इज़ राजरानी, द SD विद्या स्कूल अम्बाला कैंट। बच्चों, आज हम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे। भाषा की व्युत्पत्ति अर्थात उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। वैसे तो संसार के सभी प्राणी और पशु पक्षी भी किसी न किसी प्रकार से अपने मन के विचारों और भावों को प्रकट करते हैं, लेकिन उसे भाषा नहीं कहा जा सकता। मनुष्य की भाषा ही पूरी तरह से विकसित है। भाषा के द्वारा ही पूर्णतः अर्थात पूरी तरह से स्पष्ट रूप से भावों की अभिव्यक्ति संभव है। इस प्रकार बच्चों, भाषा की परिभाषा मनुष्य के हृदयगत अर्थात मन में आए हुए भावों और विचारों को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने का शब्दमय साधन भाषा कहलाता है। हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है, बोलकर और लिखकर। इस प्रकार से भाषा के दो रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा अर्थात मुख द्वारा विचारों को प्रकट करने का जो साधन है वो मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप है, जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपनी बात कहता है और श्रोता सुनकर उसकी बात को समझता है। लिखित भाषा लिखकर विचारों को प्रकट करने के साधन को लिखित भाषा कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा पढ़कर उसके विचारों को समझता है। मौखिक और लिखित भाषा में अंतर। बच्चों, मौखिक और लिखित भाषा के अंतर को हम इन निम्नलिखित तरीकों से समझ सकते हैं। मौखिक भाषा में ध्वनियों की सहायता से बोला जाता है, परंतु लिखित भाषा में ध्वनि चिन्हों द्वारा ही बात को लिखकर प्रकट किया जाता है। दूसरा अंतर है कि मौखिक भाषा सहज रूप से सीखी जा सकती है, परंतु लिखित भाषा प्रयत्नपूर्वक सीखी जाती है। जैसे छोटा बच्चा जब बोलना सीखता है तो उसे किसी भी प्रकार के प्रयास या की आवश्यकता नहीं होती। जब वह थोड़ा बड़ा होता है, जब उसे लिखित भाषा का प्रयास करना होता है तो उसे क ख ग से शुरू करना पड़ता है और उसे लिखित भाषा सीखने में समय लगता है। तीसरा अंतर, मौखिक भाषा के लिए यह आवश्यक है कि श्रोता बोलने वाले के पास ही हो, लेकिन लिखित भाषा साहित्य और विज्ञान आदि की पुस्तकों के रूप में भविष्य के लिए सुरक्षित की जा सकती है। भाषा के अंग अपने मन के विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने के लिए ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य और लिपि के सहयोग की आवश्यकता होती है। यही भाषा के अंग कहलाते हैं। नंबर 1, ध्वनि मुख से निकलने वाली जो स्वतंत्र आवाज है और जो वर्णों का निर्माण करती है, ध्वनि कहलाती है। सेकंड, वर्ण ध्वनि के निर्धारित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रत्येक भाषा के ध्वनि चिन्ह होते हैं। जैसे पंजाबी लिखने का तरीका अलग होता है, उनका ध्वनि चिन्ह अलग है, और हिंदी का अलग, अंग्रेजी का अलग। नंबर 3, शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क, म और ल बनकर सार्थक शब्द बनता है कमल। कमल यानी कि कमल का फूल। तो सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। इसे इसलिए शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ है। शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो शब्द पद कहलाते हैं। बच्चों, जैसे कमल का प्रयोग हमने सिंगुलर ऐसे ही लिख दिया तो ये शब्द है। अगर हम कह देते हैं कि कमल का फूल बहुत सुंदर है, तब कमल का प्रयोग वाक्य में हो गया तो यह पद बन गया। नंबर 4, वाक्य सार्थक शब्द समूह को निश्चित क्रम में रखने पर जब कथन यानी कि बात का सही अर्थ
समझ आ जाए तो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे धानी बांसुरी बजा रही है, यह जो है इसमें क्रम में शब्दों को रखा गया है। अगर हम कहते कि बांसुरी धानी रही बजा है तो ये सार्थक शब्द समूह नहीं होता, तो यह वाक्य नहीं बन सकता था। विश्व तथा भारत की भाषाएं। बच्चों, सारे संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे चीनी, जर्मन, रूसी और जापानी आदि। भारत भी बहुभाषी देश है। बहुभाषी अर्थात यहाँ भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। यहाँ इन 22 भाषाओं के नाम लिखे हैं। हिंदी हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष इसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। मानक भाषा। बच्चों, जब भाषा विकास प्रक्रिया से गुजरती है तब उसकी एक रूपता को यानी कि उसको एक समान बनाए रखने के लिए बहुत मुश्किल होती है। इस पर बोलियों और उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। तो ऐसी स्थिति में वर्णों और शब्दों को एक से अधिक प्रचलित रूप हो जाते हैं। कौन सा रूप शुद्ध है और मानक है, मानक यानी कि मानने योग्य है, सभी लोगों के द्वारा मान्य है, यह जानने में कठिनाई का अनुभव होता है। इसी कारण से भाषा के जिस रूप को शिक्षित लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है, विद्वानों द्वारा स्वीकृत अर्थात स्वीकार किया जाता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। यहाँ कुछ शब्द पहले किसी और तरह से लिखे जाते थे, जैसे ध, शुद्ध में ध ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अब ऐसे लिखा जाता है। अ और ख को पहले ऐसे लिखा जाता था, अब अ और ख लिखने का तरीका ये है। झ का प्रयोग पहले ऐसे होता था, अब झ इस तरह से लिखा जाता है। अंत में न का प्रयोग होता था, आजकल अनुस्वार लिखकर अंत को लिखा जाता है। संबंध में म और न का प्रयोग होता था, आजकल संबंध में अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है। इसी तरह नए और आई को भी आजकल अलग रूप में लिखा जाता है। बच्चों, बोली और उपभाषा के विषय में पढ़ेंगे। बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं। इसका प्रयोग केवल बोलचाल में होता है। इसमें साहित्य आदि की रचना नहीं होती। जैसे भोजपुरी, गढ़वाली, हरियाणवी, मारवाड़ी आदि कुछ बोलियां ऐसी हैं जिनका प्रयोग बोलचाल में होता है, इसमें साहित्य रचना नहीं होती। उपभाषा बोली से थोड़ा विस्तृत होती है, इसमें साहित्य रचा जाता है। किसी भी बोली को जब विस्तृत क्षेत्र में बोला जाने लगता है तो उसमें साहित्य की रचना होने लग जाती है और उसे उपभाषा कहते हैं। हिंदी की अनेक बोलियां हैं जिन्हें उपभाषा का दर्जा प्राप्त किया जा चुका है। हम इन्हें पांचों भाग में बांट सकते हैं। पहला है पश्चिमी हिंदी। इसमें ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली आती हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली बोलियां आती हैं। राजस्थानी में राजस्थानी बोलियां आती हैं। बिहारी में मैथिली, मगही और भोजपुरी बोलियां आती हैं। इसी प्रकार जो पहाड़ी उपभाषा में हिमाचली, कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां आती हैं। बच्चों, लिपि के बारे में आपको पता ही है कि हम जो बोलते हैं उसे लिखने के लिए कुछ ना कुछ ध्वनि चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। यही ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अर्थात मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देना ही लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी, संस्कृत और मराठी की देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी,
बांग्ला, बंगाली, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन। हमारी हिंदी देवनागरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। बच्चों, अब हम व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे। भाषा के शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए कुछ नियमों को जानना आवश्यक है। ये नियम भाषा का व्याकरण ही हमें बताता है। देखिए, जैसे कमल खिला में है तालाब। अगर इस तरह से कोई वाक्य लिखा हो तो हमें बहुत ही अजीब लगता है। इसे शुद्ध रूप से लिखना, जैसे कमल तालाब में खिला है, यह हमें व्याकरण ही सिखाता है। अर्थात भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 मुख्य अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और भेद का ज्ञान होता है। शब्द विचार में शब्दों के भेद और रूप का ज्ञान होता है। वाक्य विचार में वाक्य के प्रकार कि वाक्य सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, पद परिचय, यह इसमें पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और वाक्य रूपांतर आदि का ज्ञान कराया जाता है। इस प्रकार बच्चों, हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में पढ़ा।